यदि सरदारों का कैंप ना होता तो बच्चा हमारा ठीक नहीं होता, ना हमारे हाथ आता। साईं मंदिर पे कितना पैसा हिंदुओं ने कितना खर्च करा, तिरुपति मंदिर है कितना पैसा सारे भारत को खर्च कर सकते हैं। आगे आए तो सरदार आए हैं। हम अपने बच्चों को 10 रुपये फ्रूटी पिला सकते हैं, यहाँ फ्रूटी के लिए कुछ करके बेटे फ्रूटी पियो, तुम भी पियो, तुम भी पियो पियो। ये हालत सरदारों की है। जो ये हैं इनकी तरफ गुरु जी जो हैं इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, जो हमारा मरीज आज ठीक हुआ। कोरोना की दूसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ऐसे में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। तो ज़रूरत है कि सरकारें अब अपनी आंखें खोलें और लोगों के लिए मदद करें, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ अभी से बनाएं जिनकी आगे जाकर ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि पिछले साल के कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद हमने कुछ नहीं सीखा, ये इस साल साबित हो गया। इस साल कई लोगों ने सरकार की अव्यवस्थाओं के चलते अपनी जान गंवाई और ऐसे में अब थर्ड वेव भी आएगी। तो क्या सरकारें तैयार हैं? सरकारों का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ खालसा हेल्प इंटरनेशनल अब थर्ड वेव के लिए तैयारी करना उसने शुरू कर दी है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के मोहन नगर के कृष्णा मेडिकल डेंटल कॉलेज में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 बेड का जो है ऑक्सीजन और कोविड आइसोलेशन सेंटर अभी से शुरू कर दिया गया है। और आइए अब आपको लेकर चलती हूँ यहाँ अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कृष्णा डेंटल कॉलेज को एक कोविड केयर सेंटर में जो है तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी जो हैं अभी से मरीज़ यहाँ पर भर्ती हैं और हर तरह का इंतज़ाम जो है वो किया गया है। यहाँ पर खालसा हेल्प इंटरनेशनल और इस कृष्णा डेंटल कॉलेज के द्वारा देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मौजूद हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी मौजूद हैं, समय पर दवाइयाँ दी जा रही हैं, समय पर जो है इनकी पल्स लेवल जो है वो नापी जा रही है। डॉक्टर्स की एक टीम यहाँ पर मौजूद है ताकि यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको हर वक्त उनका जो है ख़याल रख सके। और उसके अलावा यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा भी जो है यहाँ पर चालू है। जो यहाँ पर मरीज़ हैं उनके साथ परिजन आए हैं उनके लिए हर वक्त लंगर सेवा यहाँ खुली हुई है। यानी कि सिर्फ एक तरीके से ही मदद नहीं कर रहे यहाँ, बल्कि हर तरीके से हर मुमकिन मदद जो है वो यहाँ पर की जा रही है मरीज़ों के लिए। और ये किसी सरकार द्वारा नहीं की जा रही है या फिर इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। इसके पीछे अगर मकसद है तो वो ये है सिर्फ़ और सिर्फ सेवा, मानवता, जिसमें हमेशा सिख धर्म यकीन करता आया है कि सरबत दा भला हमेशा जो है होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको यहाँ का हाल दिखाया। यहाँ आप मरीज़ देखिए, इनकी हालत मुझे देखकर मुझे बहुत जो है दुख हो रहा है कि ऐसे मरीज़ इन्हें अस्पतालों से लौटा दिया गया कई मरीज़ों को, और अस्पतालों ने इनके लिए दरवाज़े नहीं खोले, लेकिन इनके लिए जो मदद हुई वो यहाँ पर एक कम्युनिटी द्वारा सबसे ज़्यादा इनकी मदद की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं खालसा हेल्प इंटरनेशनल के फाउंडर गुरप्रीत सिंह जी। सर, पहले भी हमने दिखाया कि किस तरह से आप गुरुद्वारे में जो है लंगर चला रहे थे। सबसे पहले आप ही की संस्था द्वारा मदद की गई और अब आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, 100 बेड का जो है आपने यहाँ पर कोविड केयर फैसिलिटी खोली है। किस तरह से जो है आप ये सब मैनेज कर रहे हैं इतना काम? मैडम, ये वॉल्टियर्स की और हमारे मेंबर्स की टीम है, दिन रात इसी काम में लगी हुई है। आज मेरे कल 20 दिन हो गए हैं इसी चीज़ में लगे हुए। तो हमारे पास अब इतना ऑप्शन बचा है कि हम इसके अलावा 100 बेड के अलावा और भी हमारे पास ऑफ़र्स आ रही हैं, और भी ऑफ़र्स आ रही हैं बेड्स की, तो वहाँ पे भी हम कंसिडरेट कर रहे हैं, वहाँ भी चालू करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। खालसा हेल्प इंटरनेशनल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम लोग भी आगे आकर आपकी मदद कर रहे हैं, क्या सरकार ने आपको मदद के लिए कोई हाथ आगे बढ़ाया? मैडम, सरकार का मदद हमने सिर्फ थोड़ी सी रिक्वेस्ट की थी, बट सरकार के ऊपर पहले ही बड़ा लोड है। इस टाइम जो क्राइसिस चल रहा है उनके अपने हॉस्पिटल्स क्रैश हो रहे हैं और बाकी काफ़ी सरदर्दियाँ सरकार के साथ लगी, तो इस कारण हमने सरकार को डिस्टर्ब भी नहीं किया, क्योंकि हम सरदारों का काम होता है खुद ही हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। तो हम जुगाड़ वाले आदमी हैं। जब हम पाइपलाइन सड़क पे लगा सकते हैं ऑक्सीजन की, जो किसी ने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। सड़क पे बैठ के हम लंगर छिकाते थे, वहाँ पे हम लोगों को ऑक्सीजन छिका दी।
तो इस करके हम अपने आप में समर्थ होते हैं, सरकार पे हम बर्डन नहीं डालना चाहते। सरकार पहले ही बड़ी पैनिक सिचुएशन में इस टाइम हर तरफ, दिल्ली, एनसीआर, यूपी जहाँ भी ले लो, वो अपनी परेशानियों में जूझ रही है। तो हमें कोई टाइम नहीं दे पाया, ना हमने उनसे फिर टाइम मांगा। हमने अपने आगे जो काम कर सकते थे वो कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरह के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और ज़्यादातर मरीज कहाँ से आ रहे हैं? मैडम सारे एनसीआर से आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आईसीयू नहीं है, बाकी हमने सारा सिटी स्कैन, एक्सरे वगैरह की फैसिलिटी, यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस लगी हुई है। वो हमारा टाइप है अलग अलग जगह पे, वहाँ पे जाके वो सब कुछ हो गया था, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे जैसे पेशेंट आएंगे हम इसको 150-200 बेड में भी तब्दील कर देंगे। जिस तरह से अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह की जो है आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? मैडम उस वेव की जो भी प्रोटेक्शन कर रहा है उसके लिए हमारी तैयारियां पहले ही चालू हो गई हैं। हमारे पास इस टाइम 150 कंसनट्रेटेड मशीन्स इकट्ठी हो गई हैं, वो हमने कलेक्ट की हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड से आई हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो हमारी खपत है वो भी हमने पीछे जो हमारा बैकअप है उसको भी बढ़ा दिया है। और इससे रिलेटेड जो जो आपदा में जो चीज़ आई थी उसका हमने सारा समाधान कर लिया। डॉक्टर की टीम हमारे साथ है, वॉलंटियर्स मेरे अपने ट्रेन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ कोविड नॉन कोविड का वाला डर हमने ख़त्म कर दिया। पहले लोगों के घर में कोई कोविड होता था तो उससे बहुत डरते थे, उसको टच नहीं करते थे, पर यहाँ हमारे वॉलंटियर उसको हाथों में लिए घूमते हैं। तो इस करके एक डर के आगे जीत होती है, उस जीत पे हम पहुँच गए हैं। हम लोगों के लिए हेल्प करने के लिए हर दम 24 घंटे हमारी टीम रेडी है। कोई भी पैनिक सिचुएशन आ जाए तो हम उसको फेस करने के लिए पूरी हमारी टीम तैयार है। पूरे इंडिया में जहाँ भी दिक्कत आएगी वहाँ हमारी टीम हाजिर मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ जो मरीज़ आ रहे हैं इनमें से किस आधार पर आप इन्हें जो यहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट जो है देकर यहाँ पर भर्ती करते हैं या फिर ऐसे? देखिए मैम, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो अभी जो कोविड की स्थिति चल रही है, इस कोविड स्थिति में क्या है कि जो पेशेंट नेगेटिव हैं उनको भी सिम्टम कुछ आ रहा है। बेसिकली कोविड 2 दिन रह करके निमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा है। ज़्यादातर जो पेशेंट के साथ पोजीशन में लंग्स के इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। अब आप उसको कोविड कहें या कोविड के वजह से हुई बीमारी कहें, तो पेशेंट जो नेगेटिव हैं वो भी यहाँ पर उसी रूप में आ रहे हैं जैसे कि पॉजिटिव पेशेंट है। अब अगर आप इसी रूम की बात करें तो हमारे पे यहाँ पर अभी 16 पेशेंट हैं इस कमरे में जहाँ पर आप खड़े हैं। ये हमारा कंसंट्रेटर के साथ लगा हुआ, मशीन के साथ लगा हुआ ऑक्सीजन बेड है। इसमें वो पेशेंट है जिनका कि सर्कुलेशन लेवल 80+ चल रहा है, हम उसको यहाँ पर जगह दे रहे हैं। और जिनका क्या खोलने के बाद धीरे धीरे फॉल कर रहा है। शुगर पेशेंट नहीं है, उसके लिए स्पेसिफिकली हमने ये वार्ड बनाया है। इस वार्ड में जितने भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो सभी 90% जितने पेशेंट आप देखेंगे सभी लंग्स इन्फेक्शन के शिकार हैं। लंग्स इन्फेक्शन इस बार का सिम्टम है कोविड का। और रिपोर्ट के हिसाब से किसी का 13 है, रिपोर्ट किसी का 17 है। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसके आगे का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पर उसी पेशेंट को हम प्रेफर करते हैं जिसका कि लंग्स प्रेफरेंस मोस्ट प्रोबेबली 11, 12, 13 तक होता है, उसी को हम यहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि 15 के बाद मोस्ट प्रोबेबली उसको आईसीयू वार्ड या वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ने लगती है ग्रेजुअली, अभी नहीं, ग्रेजुअली पड़ने लगती है। तो मैं विल ट्राई कि हम वैसे ही पेशेंट को लेकर जिसको हम यहाँ स्टेबल कर सकें। ठीक है, दिस इज़ कैंप, दिस इज़ नॉट ए मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल। तो कैंप में क्या है कि हम बहुत ज़्यादा फैसिलिटेड मेडिसिन भी नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसका पंपिंग के होता है, तो वो हम यहाँ पर नहीं दे सकते। तो नॉर्मल मेडिसिन चला के हम एक बार करते हैं। ये बीमारी अगर स्टार्टिंग पोजीशन में किसी को पता चलता है और उस स्टार्टिंग पोजीशन में पता चलने के बाद लोग अगर पैनिक नहीं होते हैं तो स्टीम से भी ठीक हो सकता है, स्टीम और न्यूमलाइजर से भी ठीक हो सकता है। तो वी आर जस्ट, हमने इसके ठीक बगल में न्यूमलाइजर रूम बना रखा है। जो हमारे यहाँ पर पेशेंट है हम उनको बार बार न्यूमलाइज करा रहे हैं। और उससे आप, हमारा बेड नंबर 1 है, वो पेशेंट जब आई थी तो उसका 54 था और हमने कल से उसकी ट्रीटमेंट चालू की। हमने उसे नॉर्मल स्टेरॉइड दिया, नॉर्मल ट्रीटमेंट किया, नॉर्मल मेडिसिन दी, पूरा हॉट वाटर दिया, काढ़ा दिया, प्लस हमने 5+5 न्यूमलाइज और स्टीम कराया। 9 पेशेंट स्टेबल, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कल तक हम उन्हें छोड़ भी देंगे। इज स्टेबल, अगर उसका भी रिपोर्ट कराएंगे तो वो नेगेटिव आ गई होगी, ये 100% है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि ये पेशेंट क्योर हो रहा है। जो फंगल है, इसका जो फंगल है वो 2 दिन बाद भी असर कर रहा है। छोटा चीज़ बड़े रूप में बिखर के आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वार्ड में उसी पेशेंट को रख रहे हैं जिनका 80+ है, और वो पेशेंट जो यहाँ पर 5 दिन तक रुके हमारे साथ। अगर उनका बढ़ता रहता है तो हम उनसे छोड़ देते हैं। जैसे इस पेशेंट को हमने कहा है कि आज आप ठीक हो, इज़ इंटरेस्टेड कि अब मैं घर चले जाती हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन हम इसे रोक के रखे हैं। अब इसे हम 4-5 दिन तक ट्रीटमेंट देंगे
इसके बाद कल के बाद इसको हम आइसोलेशन सेंटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप देखेंगे हमारा आइसोलेशन सेंटर है, जिसमें हम सिर्फ उसी पेशेंट को रखे हैं जो नेगेटिव हैं या अभी पॉजिटिव हुए हैं और बुखार है, वैसे पेशेंट को वहाँ रखें। तो इस पेशेंट को वहाँ शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर देंगे। एक बहुत अहम सवाल, जैसे पहले हमने देखा था कि जो मरीज़ थे उनके आसपास नहीं जाने दिया जा रहा था, एक आइसोलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा था, बट अब जैसे हम देख रहे हैं मरीज़ों के साथ उनके परिजन भी मौजूद हैं और आप लोग भी हैं, तो ऐसे में जो यहाँ पर उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं या आम लोग जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो कितना रिस्क में है? क्या ये कहीं कोविड स्प्रेडर्स तो नहीं हो सकते हैं आगे फ्यूचर में जाके? नहीं मैम, देखिए आपका क्वेश्चन बहुत जायज़ है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए वो उस समय खतरा था और अभी नहीं है। सेम खतरा उनके पास उस समय भी है, था और आज भी है। अगर वो अपने पेशेंट के साथ आ रहे हैं और आकर के वो इस तरह, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी में लोगों की कमी है। यहाँ पर चाह करके भी विल पे, हम चाह करके भी वार्ड बॉय, हम चाह करके भी नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा नहीं रख पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उस समय पे हमें कोशिश करते हैं कि पेशेंट पार्टी को ही हम उसकी तरह यूज़ कर पाएँ। अब उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पहला। दूसरा, पहले जो कोरोना का फर्स्ट अटैम्प्ट था, पहले के कोरोना फर्स्ट अटैम्प्ट में 90% पेशेंट सिक्योरिटी पे अपने इम्यून पावर पे काम करते थे और ठीक हो जाते थे। इस बार कोरोना ने पूरे लंग्स पर अटैक किया है। जब आदमी का लंग्स और ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो धीरे धीरे अपने आप को बॉडी छोड़ देता है, चाहे वो कितना भी मजबूत हो, वो अपने आप को चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें एक उनके परिवार के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड, ये हमारा जो वार्ड है, दिस इज़ ए कैंप, यू कैन से दिस इज़ कैंप। तो कैंप में क्या है कि हम सारी फैसिलिटी खुद नहीं दे सकते। जो पेशेंट हैं इनको 1 to 1 कभी इनको स्टीम कराना है, कभी इनको नेबुलाइज कराना है, कभी मेडिसिन देना है, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जितने भी आप पेशेंट पार्टी को देख रहे होंगे, हम पेशेंट पार्टीज़ को भी साथ में एक मेडिसिन दे रहे हैं कि अगर उनको इम्यून उनका प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको ये प्रॉब्लम ना हो। अगर उनको थोड़ा सा भी सिम्टम हो रहा है तो हम उनको अलग कर दे रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि दस्ताने पहने, बट यूज टू नहीं हो सकते लोग, ज़्यादा यूज टू नहीं तो वो नहीं पहन रहे। प्रॉब्लम यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आ रही है पेशेंट्स को, हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले हम वहाँ पर उनको सैनिटाइज करते हैं, जो रहता है यहाँ उनको पहले सैनिटाइज करते हैं, यहाँ रखते हैं। बेड पे किसी भी पेशेंट को हम बैठने नहीं देते। हम पेशेंट के रहने के लिए और खाने के लिए अलग से अरेंजमेंट कर रखे हैं पेशेंट पार्टी अटेंडेंट्स के लिए। अगर पेशेंट साथ रह भी रहा है, उनके साथ मजबूरी है रहने का, तो भी उनको हम ये कहते हैं कि आप इवनिंग में स्नान करें, ड्रेस चेंज करें, सैनिटाइज हों, तब आप अपने किसी बच्चे या किसी परिजन या अपने घर जाएं। ये हम उनको हिदायत दे के रखे हैं। मजबूरी है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पेंडेमिक स्थिति में हमारे पास लोग नहीं हैं, वर्कर्स नहीं हैं हमारे पास। पिछली बार जब वो लॉकडाउन हुआ था, हमने बहुत सारे अनाज बांटे। मैं भी खालसा हेल्प इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पूरा मेडिकल टीम देखता हूँ वहाँ का। तो हमने अनाज बांटे बहुत, तो उस वक्त हमारे पास 200-200 वॉलंटियर्स होते थे। आज हमारे पास 20, 25, 30 वॉलंटियर आते हैं, कोई रात आता है, कोई दिन नहीं आता, और बहुत मेहनत का काम है। पहले आराम से अनाज बांटा हो गया, यहाँ तो क्या है, पेशेंट सिलेंडर भी उठाना है, तो मैं भी उठा रहा हूँ, लोग भी उठा रहे हैं। थोड़ा सा रिस्क तो है, बट वो रिस्क खुद ब खुद पेशेंट पार्टी को समझना पड़ेगा, अटेंडेंट को समझना पड़ेगा। बात करने के लिए हमसे शुक्रिया। तो आपको मैंने यहाँ का जो है, यहाँ का नज़ारा दिखाया, यहाँ का जायज़ा लेकर दिखाया। साथ ही आपको बता दूँ कि एक रूम उस तरफ भी है जहाँ पर न्यूमलाइज़र, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पर न्यूमलाइज़र जो है रूम बनाया गया है। वहीं यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दूसरी तरफ जो है यहाँ पर भी जो है बेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि 100 बेड्स का जो है ये कोविड के फैसिलिटी बनाई गई है खालसा हेल्प इंटरनेशनल के द्वारा। तो इसलिए अलग अलग वार्ड्स बनाए गए हैं, अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, जहाँ पर अलग अलग तकलीफ़ों के मरीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि अभी 100 बेड्स में से तकरीबन आधे जो बेड्स हैं वो यहाँ पर भर चुके हैं, और आगे भी इनकी यही जो है उम्मीद है कि खालसा हेल्प इंटरनेशनल की प्लानिंग है कि ये आगे जाकर भी और कई सारे जो है अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। तो फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन कार्तिक पाल के साथ मैं फलक इरफान, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।